बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर्स में ये मेरा दूसरा लेक्चर है और अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखी, इसके अलावा एक और डेफिनेशन जो इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को कारोबार की ज़ुबान कहा जाता है। हर ज़ुबान की, हर बोली की कुछ अपने अल्फाज होते हैं, अपनी इस्तिलाहात होती हैं, अपनी टर्म्स होती हैं, जिनका मतलब सिर्फ ज़ुबान बोलने वाले या बोली बोलने वाले ही जानते हैं। अब चूँकि हम अकाउंटिंग को सीखना शुरू कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें उन टर्म्स का सामना करना पड़े तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि किसी टर्म का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में मैं चंद एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन अकाउंटिंग टर्म्स का जो है वो तस्करा करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोप्राइटर की टर्म। प्रोप्राइटर क्या होता है? हर कारोबार का कोई ना कोई मालिक होता है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में प्रोप्राइटर हम उस शख्स को कहते हैं जो किसी कारोबार का ओनर होता है, जो कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है, टाइम देता है, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट उसी का होता है, अगर नुकसान हो तो नुकसान का जिम्मेदार भी वो खुद होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कारोबार के ओनर को, मालिक को अकाउंटिंग में प्रोप्राइटर के नाम से भी याद किया जाता है। एसेट्स, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाली टर्म है। इसकी अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन करना चाहे तो कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यूएबल चीज़, कोई भी काबिल कदर चीज़ जो कि कारोबार की मिल्कियत हो और जो कारोबार को बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो कारोबार के लिए एसेट है। कारोबार कोई छोटा हो या बड़ा हो, कारोबार ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, हर बिजनेस के अंदर कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो कि उस बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल होती हैं और वो उनकी मिल्कियत भी होती हैं बिज़नेस के। इस सूरत में वो तमाम चीज़ें हमारे लिए, उस बिज़नेस के लिए एसेट्स की हैसियत रखती हैं। चंद एक बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाले एसेट्स जो हैं, उनमें आपका इक्विपमेंट में कई किस्म के इक्विपमेंट्स आते हैं। कंप्यूटर इक्विपमेंट भी हो सकता है आपका, अगर आप इंजीनियर्स हैं तो आपका शायद ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट हो। इसी तरह के इक्विपमेंट कई किस्म के हो सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट जितने भी किस्म के हों, हमारे लिए वो एसेट्स ही होते हैं। इक्विपमेंट के अलावा हमारे लिए फर्नीचर जो हमारे पास बिजनेस में मौजूद है, अगर वो कारोबार की मिल्कियत है, हमने उसे ख़रीदा हुआ है, इस सूरत में वो भी कारोबार के लिए एसेट है। इसके अलावा आपके मोटर व्हीकल्स, आपके बिल्डिंग और आपके लिए प्लांट एंड मशीनरी, ये तमाम चीज़ें आपके लिए एसेट्स की हैसियत रखती हैं। जैसा कि मैंने इस टर्म को एक्सप्लेन करने से पहले शुरू में कहा कि एसेट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। एसेट की कई टाइप्स हैं, कई कैटेगरीज हैं, डिफरेंट बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ इतना देखेंगे कि एसेट कोई भी वो चीज़ जो कि वैल्यूएबल हो और कारोबार की पोजेशन में हो, मलकियत में हो, तो हम उसे एसेट का दर्जा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक ठेले वाला, इवन एक शख्स जो कि ठेले पर अपनी अशिया बेच रहा है, उसके भी कुछ एक एसेट्स हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो वो ठेला जिस पर उसने चीज़ें रखी हुई हैं, वही उसके लिए एसेट की हैसियत रखता है। फिर उसने अपने पास एक तराजू रखा हुआ है जिसकी मदद से वो अशिया को सेल करता है तोल कर। उसने अपने पास जो है वो वेट्स रखे हुए हैं, जिन्हें हम बाट कहते हैं, वो रखे हैं, वो उसके लिए एसेट्स की जो है वो हैसियत रखते हैं। इसी तरह से हर बिज़नेस, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा बिज़नेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, हर बिज़नेस में बिजनेसमैन के लिए, बिज़नेस के लिए चंद अशिया बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि कारोबार को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। तो उन चीज़ों को हम एसेट्स कहते हैं। यहाँ पर बयान किए गए एसेट्स के अलावा चंद एक मज़ीद एसेट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे कैश एक बहुत जो है वो कॉमन एसेट है। इसके अलावा डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल भी एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये टर्म इस्तेमाल होती है उन लोगों के लिए, उन इदारों के लिए जिन्हें हमने उधार पर गुड्स या सर्विसेज सेल आउट किए हैं, लेकिन अभी हमने उनसे पैसे रिकवर नहीं किए। हमारे लिए वो लोग इसलिए एसेट की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं क्योंकि फ्यूचर में उनसे हमने वो पैसे रिकवर करने होते हैं, जिससे कारोबार को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। इसलिए वो लोग या इदारे जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिन्होंने हमसे उधार पर माल ख़रीदा है या हम उधार पर हमसे सर्विसेज ली हैं, वो हमारे लिए डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं, जो कि एसेट्स शुमार होते हैं। एसेट्स के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ से मुराद कारोबार के ज़िम्मे जो भी वाजिबात हैं, जो भी ड्यूज़ हैं जो कारोबार ने आउटसाइडर्स के देने हैं, कारोबार के मालिक के अलावा जितने भी लोगों के कारोबार ने पैसे देने हैं,
या क्लेम्स हैं जो उनके, उन्हें हम कहते हैं कि वो लायबिलिटीज़ हैं। जाहिर सी बात है कोई भी कारोबार हो वो क्रेडिट पे आप उसको ज़रूर जो है लेके जाते हैं। आप कह सकते हैं कि एक नेसेसिटी ईवल है कि हम उधार पर हमारा माल फ़रोख्त करना और माल ख़रीदना मजबूरी है। जब हम उधार पर अशिया ख़रीदते हैं या उधार पर खिदमात हासिल करते हैं, जब हमने उनकी अदायगी नहीं की होती तो फ्यूचर में हमें चूँकि उनके लिए पेमेंट करना होती है, उनके लिए अदायगी करना होती है, तो अकाउंटिंग में ऐसे इदारों को, ऐसे लोगों को हम लायबिलिटीज़ के नाम से याद करते हैं जिन्हें हमने अदायगी करनी है। इन्हें हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं और अकाउंट पेएबल्स भी कहते हैं। लायबिलिटीज़ भी कई किस्म के हैं, लेकिन इनमें भी जो बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाली लायबिलिटी है वो है अकाउंट पेएबल, जिसे हम क्रेडिटर के वर्ड से भी याद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार पर अशिया ख़रीदी होती हैं या इनसे उधार पर खिदमात हमने हासिल की होती हैं, लेकिन अभी हमने उन्हें पैसे पे नहीं किए होते, फ्यूचर में हमने उन्हें पैसे पे करने होते हैं। तो लायबिलिटी से मुराद वो तमाम लोग हैं जिनके कारोबार ने पैसे अदा करने हैं। रेवेन्यूज़ या इनकम, डेफिनेटली कोई भी कारोबार हो, जैसे कि हमने शुरू में देखा कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वजूद में आता है। अब प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं कमाया जा सकता जब तक कि आप वो अशिया सेल ना करें या वो खिदमात सेल ना करें जिनको सेल करने के लिए आपने कारोबार स्टार्ट किया। तो जब हम कारोबार में, बिज़नेस में वो अशिया और खिदमात सेल करते हैं जिन्हें हम सेल करने ही की नीयत से जो हमने कारोबार शुरू किया था, तो हम कहते हैं कि वो हमारी रेवेन्यू या सेल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शॉपकीपर है जिसकी स्टेशनरी की शॉप है, जब वो किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को बुक्स बेचता है, कोई स्टेशनरी की आइटम्स बेचता है, तो हम कहते हैं कि वो उसकी रेवेन्यू बन गई या उसकी वो इनकम बन गई है। इसी तरह से एक इंजीनियर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपनी सर्विसेज सेल आउट करता है तो उसके लिए वो रेवेन्यूज़ या इनकम की हैसियत रखती हैं। एक्सपेंसेस ये क्या है? कारोबार को मेंटेन रखने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल से कुछ पेमेंट्स करना पड़ती हैं जिनके बगैर कारोबार का चलना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आपने एक कारोबार स्टार्ट किया है और आपने वो बिल्डिंग जिसमें कारोबार स्टार्ट किया वो रेंट की है, किराए की है, आपने अपनी परचेज नहीं की, तो अल्टीमेटली आपको हर महीने उसका रेंट पे करना पड़ेगा। तो वो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है। इसी तरह अगर आपने कुछ मुलाजमीन रखे हैं जिनकी सर्विसेज से आप फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें मंथली बेसिस पे आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, ये भी एक्सपेंस है। इसी तरह से अपने बिज़नेस को नागहानी आफात से बचाने के लिए आप उसको इंश्योर करवाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, तो इंश्योरेंस हमारे कारोबार के लिए ख़र्चा है, एक्सपेंस है। इसी तरह बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हम इश्तिहारबाजी करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस है हमारा। इसी तरह आप टेलीफोन, बिजली और आपके जो गैस के बिल्स हैं बिज़नेस के लिए, जो आपने कनेक्शंस लिए हुए हैं, इनकी जो पेमेंट करते हैं तो वो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस से मुराद वो रेगुलर इंटरवल से की जाने वाली पेमेंट्स हैं जिनका बेनिफिट हम ऑलरेडी उठा चुके होते हैं और इनकी पेमेंट्स हमें बारहा करनी पड़ती हैं, बार बार करनी पड़ती हैं। एसेट्स और एक्सपेंस में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस यही है कि एसेट जो है उसका बेनिफिट फुली एक्सपायर्ड नहीं हुआ होता, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा होता है और मिलना भी होता है। जबकि एक्सपेंस हम किसी ऐसी आइटम को कहते हैं जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हों। मिसाल के तौर पे एक मुलाजिम जो हमने अपनी शॉप पे रखा है, हम उसे तनख्वाह देते हैं अमूमन पूरा महीना काम कर लेने के बाद, यानी पहले वो पूरा एक महीना हमें अपनी सर्विसेज देता है। जब हम उन सर्विसेज का फ़ायदा उठा लेते हैं फिर हम उसके लिए अदायगी करते हैं, फिर हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। इट मीन्स कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट का फ़ायदा हम पहले ही उठा चुके हैं। इसी तरह से जब आप यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं तो जो कॉल्स आपने की होती हैं, जितने यूनिट्स बिजली के आपने जो है वो इस्तेमाल किए होते हैं, पहले आप उनको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, देन आप उसके लिए पे करते हैं। बाद में उसके लिए आप पे कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम कहते हैं कि वो तमाम अदायगियाँ जिनका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका हो उसे हम एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। कैपिटल से मुराद वो सरमाया है जो कोई कारोबार का मालिक कारोबार को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है। कोई भी कारोबार करना हो आपको, डेफिनेटली उसके लिए आपको कुछ सरमाया दरकार होगा, कुछ पैसे चाहिए होंगे आपको, कुछ दूसरी अशिया दरकार होंगी। तो कारोबार का मालिक ये जो टोटल चीज़ें इन्वेस्ट करता है, कैश की सूरत में हो चाहे वो दूसरी अशिया की सूरत में हो, उसका जो टोटल सम है उसे हम उसका कैपिटल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसने एक शॉप परचेज़ की जिसमें वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। फ़र्ज़ कीजिए कि उस बिल्डिंग की या उस शॉप की मालिक 5 लाख रुपए थी। फिर उसने उसके लिए फ़र्नीचर परचेज़ किया 2 लाख का, अब उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख हो गई। 2 लाख का उसने इक्विपमेंट परचेज़ किया,
तो उसकी इन्वेस्टमेंट टोटल 9 लाख होगी। 3 लाख की उसने वो अशिया परचेज की जिन्हें वो कारोबार में रख के सेल आउट करेगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 12 लाख होगी। और साथ 1 लाख कैश के तौर पे उसने जो है वो अपने पास रखा कि इससे मैं बिजनेस के डिफरेंट एक्सपेंसेस को मीट करूंगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 13 लाख रुपए हो चुकी है। इट मीन्स कि उसका जो टोटल कैपिटल है उस वक्त जो कारोबार शुरू करने के लिए उसने टोटल इन्वेस्टमेंट की है वो 13 लाख है, तो 13 लाख रुपए उसका कैपिटल है। कैपिटल के अगेंस्ट या कह लीजिए कि कैपिटल के उलट एक टर्म है विड्रॉल्स या ड्राइंग्स की, जिसे ओनर्स विड्रॉल्स भी कहते हैं, कि समटाइम बिजनेस का ओनर कारोबार में से, कारोबार के पैसों में से, कारोबार की अशिया में से अशिया या नकद रकम अपने घरेलू या अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब लेकर जाता है तो हम उसे विड्रॉल्स या ड्राइंग्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे जाहिर सी बात है कि कारोबार का मालिक भी एक इंसान है और उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी मीट करने हैं और उसने अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को भी मीट करना है। तो उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए डेफिनेटली उसका अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो कारोबार से होने वाली आमदन को ही इस्तेमाल करेगा। तो जब कारोबार में होने वाली आमदन को वो अपने घरेलू या पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो ड्राइंग्स कर रहा है, विड्रॉल्स कर रहा है। ये ड्राइंग्स या विड्रॉल्स जो है कैपिटल का एग्जैक्ट उलट है। जब कारोबार का मालिक इन्वेस्टमेंट करता है हम कहते हैं कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, जब वो पैसे निकलवाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो हम कहते हैं कि उसने ड्राइंग्स की हैं या विड्रॉल्स की हैं। कैश वर्सेस एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के हवाले से दो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। दो तरीक़ों से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। एक सिस्टम है कैश अकाउंटिंग सिस्टम और दूसरा है एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। कैश अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस सिर्फ उसी वक्त रिकॉर्ड की जाती हैं जब हमने कैश दिया हो या जब हमने कैश लिया हो। जब तक कैश की इन्वॉल्वमेंट ना हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता इस सिस्टम के अंदर, उसे हम कैश अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारे बीकॉम के सिलेबस में हम एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को थॉरली पढ़ेंगे जो कि दूसरा सिस्टम है। कैश अकाउंटिंग सिस्टम से हमारा कंसर्न ना होने के बराबर है। दूसरा सिस्टम जो कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम है और ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस को उसी वक्त दर्ज कर लिया जाता है जब वो वकू पज़ीर होती हैं, जब वो अकर होती हैं और कैश की रिसीविंग का या कैश की पेमेंट का इंतज़ार नहीं किया जाता। ट्रांजैक्शन हो गई तो उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, चाहे उसमें कैश लिया है या नहीं लिया, चाहे कैश दिया है या नहीं दिया। मिसाल के तौर पे एक शख्स फॉर एग्जांपल जो कि लॉयर है, उसने अपने क्लाइंट के साथ मुआहिदा किया कि मैं आपका केस लड़ूंगा और मैं आपसे पर हियरिंग एक पेशी के बदले में आपसे 5,000 रुपये वसूल करूंगा। अब जब उस वकील ने, उस लॉयर ने एक पेशी भुगता दी तो उसने 5,000 रुपये अर्न कर लिए, कमा लिए, वो उसकी इनकम बन गई, वो उसकी रेवेन्यू बन गई, चाहे उस क्लाइंट ने उस पेशी के लिए उसे वो पैसे पे किए हैं या नहीं पे किए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो लॉयर अगर ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो रखता है वो कैश अकाउंटिंग सिस्टम के तहत रखता है तो वो इस ट्रांजैक्शन को दर्ज नहीं करेगा क्योंकि कैश अभी रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अगर वो एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत चलता है तो वो इस ट्रांजैक्शन को फौरी तौर पर दर्ज कर लेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुकी है, उसने सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं, पैसे ड्यू हो चुके हैं कस्टमर की तरफ। इसी चीज़ को हम एक दूसरे सिनेरियो से देखते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक शॉपकीपर ने अपने होलसेलर से या किसी फैक्ट्री ओनर से उधार पर जब माल परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ की, वो परचेज़ करके ले आया, चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं उसको, लेकिन उसने अभी तक उसका कैश जो है वो पे नहीं किया, तो इस ट्रांजैक्शन को भी वो दर्ज करेगा क्योंकि ये एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वो अकर होती हैं, जब वो वकू पज़ीर होती हैं और कैश की रिसीविंग और कैश की पेमेंट का वेट नहीं किया जाता।